स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, यूनी एग्जाम आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। मेंस का रिजल्ट आ चुका है और बहुत ही जल्दी पर्सनालिटी टेस्ट कंडक्ट होने वाले हैं। पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी जर्नी का अंतिम पड़ाव है और इसके बाद फिर यूपीएससी फाइनल रिजल्ट जारी करता है। फाइनल रिजल्ट में इन पर्सनालिटी टेस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। आप लिस्ट में हैं या लिस्ट में नहीं हैं, और अगर लिस्ट में हैं तो आप लिस्ट में किस जगह पे हैं, आपकी रैंक क्या है, आपकी सर्विस क्या है, इसमें बहुत बड़ा योगदान पर्सनालिटी टेस्ट का होता है। आम तौर पे देखने में आया है कि लोगों को तरह तरह के मिसकंसेप्शन है, भ्रांतियां हैं पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में। इसकी तैयारी कैसे की जाए, किस तरह का एटीट्यूड रखा जाए, क्या सोच के तैयारी की जाए, और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन किन बातों का ध्यान रखा जाए। व्हाट आर डूज, व्हाट आर डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका ध्यान किस तरीके से रखना है, और तैयारी को किस तरीके से करना है कि इंटरव्यू के दिन आप सब कुछ अपने तरीके से अचीव कर पाएं। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये आज का लेक्चर लाए हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किन किन तरीकों को अपनाकर इन व्हाट वेज यू कैन इम्प्रूव योर प्रिपरेशन, you can improve your marks in personality test, and you can improve your rank, and you can be in the list with a good rank। चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो पर्सनालिटी टेस्ट, जैसे कि आप में से कई लोग जानते होंगे, 275 मार्क्स का होता है। ये 275 मार्क्स का होता है, और जो बोर्ड आपका इंटरव्यू लेता है वो 5 मेंबर बोर्ड होता है। यूपीएससी में 5 मेंबर बोर्ड होता है, और ये मार्क्स जो है 275 पर्सनालिटी टेस्ट के होते हैं। कैंडिडेट्स को जो मार्क्स मिलते हैं वो 275 में से दिए जाते हैं। आप में से जिनको जानकारी है या जो पहले पर्सनालिटी टेस्ट दे चुके हैं उनको पता है कि 275 में से 150s और 160s एवरेज मार्क्स माने जाते हैं, और एनीथिंग अबव 165 जनरली अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं पर बुरे भी नहीं माने जाते हैं, क्योंकि यह भी देखा गया है कि कैंडिडेट्स आर स्कोरिंग मार्क्स एज लो एज 90। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं जिन्होंने 70s और 80s की रेंज में भी मार्क्स स्कोर करे हैं। तो इस को देखते हुए 160s की रेंज के मार्क्स को अच्छा माना जाता है। पर आइडियली ये भी सच बात है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो यू कैन स्कोर एज हाई एज मार्क्स एज 200 की रेंज में भी आपको मार्क्स आते हैं। तो अंतर देख रहे हैं आप, वेरिएशन 90s, 100 और 200। तो इसका मतलब एक इंटरव्यू जो अमूमन 30 मिनट से लेकर 45 मिनट्स तक चलता है, उसमें यू कैन स्कोर एंड क्रिएट अ डिफरेंस ऑफ मोर देन 100 मार्क्स बाय प्रिपेयरिंग वेल, बाय गिविंग योर पर्सनालिटी टेस्ट इन एक्सपेक्टेड लाइंस। बोर्ड जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, एक फ्यूचर सिविल सर्वेंट से जो एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप उनकी कसौटी पे, उनकी एक्सपेक्टेशन पे आप खरे उतरे तो दे कैन गिव यू मार्क्स एज हाई एज मोर देन 200 आउट ऑफ 275। और आप उनके पर्सनालिटी टेस्ट पे, उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरे तो दे कैन गिव यू एज लो एज 60s, 70s, 80s, 90s। कई लोगों जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो 110 की रेंज में भी लगातार स्कोर करे हैं, एक से ज्यादा बार। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, ये सही बात है कि लोगों के स्कोर बहुत कम आते हैं, और ये भी सही बात है कि लोगों के स्कोर बहुत ज्यादा आते हैं। मैंने खुद यूपीएससी का इंटरव्यू 2 बार दिया है। एक बार मेरे 170s की रेंज में आए हैं, और जब मैंने दोबारा दिया है तो मेरे स्कोर 198 दूसरी बार में आए थे, और पहली बार में मेरा स्कोर 170s की रेंज में था। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिन टेक्निक्स को यूज करके मैंने ये 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, दोनों बार मेरे स्कोर एवरेज से ज्यादा थे, और दूसरी बार मेरे स्कोर बहुत अच्छे थे। तो क्या वो टेक्निक्स थी, क्या वो तरीका था, प्रिपरेशन मैंने किस तरीके से करी, किन बातों का मैंने ध्यान रखा, और मेरे खुद के इंटरव्यू देने के बाद भी जो दूसरे मेरे फ्रेंड्स हैं और दूसरे सिलेक्टेड लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, जब मैंने उनसे बात करी तो क्या निकलकर सामने आया उसको हम देखेंगे, और उन्हीं बातों को आज दोहराएंगे ताकि ये लेक्चर देखने वाले कैंडिडेट्स को
फायदा हो सके अपनी प्रिपरेशन में। The first thing they're gonna check in the interview is knowledge. कुछ लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि सिर्फ नॉलेज ही चेक करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। इंटरव्यू आप अगर देखेंगे तो यूपीएससी कहता है इट इज ए पर्सनालिटी टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी एंड नॉलेज इज जस्ट एन कंपोनेंट ऑफ योर पर्सनालिटी। आपकी जो पर्सनालिटी है वो कई चीजों से मिलकर बनती है, नॉलेज इज जस्ट वन ऑफ दोज कंपोनेंट्स। नॉलेज, तो अब हम देखेंगे नॉलेज तो बहुत ही वृहद है, बहुत ही वास्ट है। किस तरह की नॉलेज चेक की जाएगी? देखिए, आपने मेंस दिया है तो जो नॉलेज, जो पढ़ाई आपने मेंस के लिए की है वो बिल्कुल जरूरी है। तो पहला स्टेप इस नॉलेज के लिए रहेगा कि जो आपने मेंस के लिए तैयारी करी है, मेंस के लिए आपने क्या तैयारी करी है? आपने जीएस की तैयारी करी है, आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी करी है। तो इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि जो आपने ऑप्शनल में पढ़ा है और जो आपने जीएस में पढ़ा है वो सब आप अच्छी तरह रिवाइज करके जाएं, सारे टॉपिक जो आपने जीएस और ऑप्शनल के लिए पढ़े हैं। इट इज लीस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप जो एग्जाम देके इस स्टेज पर आए हैं वो आपको सब पता हो, वो आपको सब याद हो। ये जो मैं कह रहा हूं सब याद हो, इसका मतलब ये लिटरली नहीं कि आपको सब याद हो, पर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये पता हो। जैसे कि अगर आपका ऑप्शनल मान लीजिए ज्योग्राफी है तो वो आपसे ज्योग्राफी के सवाल पूछेंगे, आप भी पूछेंगे। आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि जो दूसरे कैंडिडेट हैं जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है, आपकी नॉलेज उनसे ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आपने कोई ऐसा सवाल आपसे पूछा गया जो आपके ऑप्शनल से रिलेटेड है और उसका आप, और मान लीजिए वो सवाल बहुत टफ नहीं है, ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए कोई बहुत अलग तरह की नॉलेज की जरूरत हो, ये ऐसा सवाल है आपके ऑप्शनल का जो ऐसा माना जाता है कि अमूमन आपको आना चाहिए, जो व्यक्ति मेंस क्लियर कर आ रहा हो। तो अगर आप ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे तो ये बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो गया, पर बैड इंप्रेशन क्रिएट करता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि नॉलेज कंपोनेंट में कम से कम सबसे पहले जो आपको तैयारी करनी है वो है उन विषयों की जो आप मेंस को में देकर आ रहे हैं, वो है जीएस और ऑप्शनल। सेकंड नॉलेज में आपको क्या ध्यान रखना है? आपका होम स्टेट। जो आपका होम स्टेट है, जहां के आप हैं, उसके बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह की नॉलेज होनी चाहिए? वहां क्या कमियां हैं, वहां क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, वहां के अगर कुछ सोशल इश्यूज हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। वहां की ज्योग्राफी क्या है, वहां की इकोनॉमी क्या है, यह आपको थोड़ा पता होना चाहिए। तीसरी नॉलेज क्या होनी चाहिए? तीसरी नॉलेज, मान लीजिए आप अपने होम स्टेट के बाहर भी आपने कुछ समय बिताया है, आप किसी कॉलेज में पढ़े हैं, आपने कोई डिग्री ली है, तो सबसे पहले जो आपने डिग्री ली है आपको उस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बेसिक नॉलेज आपकी है। इफ यू हैव गिवन 3 और 4 years ऑफ योर लाइफ फॉर ए डिग्री, दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आपको उसकी नॉलेज हो। फोर्थ, अगर आप एम्प्लॉयमेंट में, आपके पास कोई जॉब है या आपने कभी कोई जॉब करी है, तो उस जॉब से रिलेटेड या उस फील्ड से रिलेटेड भी वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं और उसकी नॉलेज भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपने एक डीएफ भरा होता है, डिटेल्ड फॉर्म। ये आपने फॉर्म भरा होता है जो कि उनके पास होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं। मेंबर किसके पास? डीएफ का फॉर्म होता है जिसमें आपने अपनी जानकारी, अपनी इंटरेस्ट, अपनी हॉबी, अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपने पेरेंट्स की डिटेल और आप कहाँ कहाँ पढ़े हैं, कहाँ कहाँ जॉब करिए, सब डिटेल इसमें होती है। डीएफ इज लाइक ए बाइबल फॉर कैंडिडेट्स। डीएफ में जो जो शब्द आपने खुद भरा है, उस हर एक शब्द की इंपॉर्टेंस है, उसके मायने हैं। उन शब्दों में, उन वाक्यों में, उन सेंटेंसेस में जो आपने खुद लिखा है आपके बारे में, उनके बारे में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको नॉलेज हो। ऐसा नहीं हो कि आपने लिख दिया है पर उसकी नॉलेज आपको नहीं हो, तो इट क्रिएट्स ए बैड इंप्रेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कुछ लिखा है अपने बारे में, वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उस सवालों में, उन तरह के सवालों में आप ये नहीं कह सकते कि सॉरी सर मेरे को जानकारी नहीं है, या सॉरी सर आई कांट रिकॉल, बिकॉज दोज आर द पॉइंट्स, दोज आर द सेंटेंसेस विच आर रिटन बाय यू अबाउट योरसेल्फ। सो दे एक्सपेक्ट कि आपने खुद लिखा है तो वो जानकारी आपके पास हो। ये नॉलेज के कंपोनेंट में है। व्यूज एंड ओपिनियन, व्हाट दे चेक? दे चेक योर व्यूज एंड ओपिनियन। जो किसी भी व्यक्ति के व्यूज या ओपिनियन होते हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं? देखिए, व्यूज एंड ओपिनियन फॉर्म होने का पहला तरीका है फैक्ट्स।
एक लॉजिकल व्यक्ति के पास कुछ फैक्ट्स आते हैं, कुछ नॉलेज आती है, उन नॉलेज के बेसिस पे वो ओपिनियन और व्यूज फॉर्म करता है, और यही वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके जो भी व्यूज हों, जो भी ओपिनियन हो, वो फैक्ट पे बेस्ड हो, ना कि हेयरसे पे, ना कि सुनी सुनाई बातों पे। तो एक अच्छे कैंडिडेट की निशानी है कि उसके व्यूज ओपिनियन फैक्ट्स पे बेस्ड हों, उसके व्यूज ओपिनियन बैलेंस्ड हों, उसके व्यूज और ओपिनियन होलिस्टिक हों, उनमें समावेश हो अलग अलग बातों का, अलग अलग फील्ड्स का। अगर आपसे कोई उपाय पूछा गया है, इफ दे आस्क यू सॉल्यूशन फ्रॉम ए प्रॉब्लम, डोंट गिव ए सॉल्यूशन फ्रॉम ओनली वन पर्सपेक्टिव, गिव ए सॉल्यूशन बाय encompassing द होल एनवायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। द एनवायरमेंट जिसने वो प्रॉब्लम क्रिएट करी है उसके सभी विषयों को छुइए, होलिस्टिक जवाब दीजिए। ये जवाब मत दीजिए कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर इतना ही आसान होता तो प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी होती। सोशल एंगल देखिए, इकोनॉमिक एंगल देख लिए, पॉलिटिकल एंगल देखिए, कोई साइंटिफिक एंगल है जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है, होलिस्टिक अप्रोच रखिए। बैलेंस्ड आंसर होना, व्यूज होने चाहिए, फैक्ट्स बेस्ड होने चाहिए। उसके अलावा आपके ओपिनियन में एम्पैथी भी होनी चाहिए। एम्पैथी, आप देखिए कई बार हर जगह प्रैक्टिकल नहीं होना है। प्रैक्टिकल आपका जो मानवीय, उसमें आपके जो जवाब हैं, आपका जो व्यू है, आपका जो ओपिनियन है, उनमें ह्यूमन टच लॉस्ट नहीं होना चाहिए। वाई यू आर गोइंग टू बी सर्वेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट, वाई यू आर गोइंग टू बी पब्लिक सर्वेंट, सर्विंग द पीपल। आप लोगों को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। अगर आप ह्यूमन टच ही लॉस्ट कर देंगे इस प्रोसेस में, एफिशिएंसी की तरफ हर जगह पे सिर्फ एफिशिएंसी को नहीं देखना है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर वेरी नेसेसरी एंड गवर्नमेंट एक्सपेक्ट दैट द सिविल सर्वेंट्स डू देयर वर्क इन इफिशिएंट इफेक्टिव वे। पर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमन टच लॉस्ट कर दें। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं पब्लिक सर्विस के लिए कर रहे हैं, पब्लिक के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, और पब्लिक का लार्जर बेनिफिट के लिए अगर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कुछ हद तक अगर जा रही है तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वेलफेयर ऑफ पीपल इज द पैरामाउंट इन आवर कंट्री, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर पॉलिटी एंड इन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वी हैव क्रिएटेड। तो वेलफेयर जो है वो आपका बेसिक पॉइंट है आपकी सर्विस में जाने का। वो देखते हैं, वो सोचते हैं, वो मानते हैं कि पब्लिक सर्विस वाले आपका एटीट्यूड हो। और पब्लिक सर्विस का एटीट्यूड क्या है? एम्पैथी, जिसको हिंदी में कहते हैं समानुभूति। आप खुद को उस व्यक्ति की जगह पे रखकर देखें और फिर डिसीजन लें। उसके दर्द को समझें, उसके पेन को समझें, उसके प्रॉब्लम्स को समझें। इस तरीके से आप डिसीजन लें। आपके व्यूज और ओपिनियन जो हैं वो हेयरसे पे नहीं होने चाहिए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लिया, आपने किसी के मुंह से कुछ सुन लिया और एक ओपिनियन बेस्ड कर लिया। अगर वो आपसे, कई बार ऐसा होता है कि आपसे वो कुछ सवाल करते हैं, आपने कोई जवाब दिया, और इफ दे कैन आस्क यू कि आपने जो ओपिनियन दिया है, आपने जो जवाब दिया है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस ओपिनियन, आपने ये ओपिनियन कैसे फॉर्म किया, देन यू शुड हैव द फैक्ट्स, यू शुड हैव द एक प्रॉपर आंसर कि आप एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। तो वो कंक्लूजन पे पहुंचने का कारण एक लॉजिकल थिंकिंग है, एक रेशनल थिंकिंग है, एक ऑब्जेक्टिव थिंकिंग है, एक पब्लिक सर्विंग मेंटेलिटी है। आपके कोई भी डिसीजन के पीछे का कोई कारण होना चाहिए। हो सकता है आपका ओपिनियन, आपका व्यू उनके ओपिनियन से अलग हो, बट दे विल अप्रिशिएट इफ योर आंसर और आपका जो व्यू है, ओपिनियन है, वो एक सोची समझी तरीके से पहुंचा गया है, ना कि ऐसे ही आप उस नतीजे पे पहुंच गए। एक एग्जांपल लेके बताता हूं। आई वाज टॉकिंग विद ए स्टूडेंट, ए कैंडिडेट, दैट कैंडिडेट इज गोइंग टू अपीयर इन द इंटरव्यू नेक्स्ट मंथ। तो बातों बातों में मैंने उससे पूछा कि आप जो न्यूज़ देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसने बहुत ही एक सीधा जवाब दिया कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं देखता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बायस न्यूज़ दिखाता है, बिल्कुल गलत न्यूज़ दिखाता है, इसलिए मैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल नहीं देखता हूं। मैंने उससे अगला सवाल किया कि जो ये आपका व्यू है कि आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल नहीं देखते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रोग्राम नहीं देखते हैं क्योंकि सब बायस्ड हैं, इसके पीछे का जेनेसिस क्या है? इसके पीछे ऐसा क्या आपने देखा, या आपका क्या ऐसा व्यू पॉइंट जो बना, इसके पीछे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है? तो ही हैज नो आंसर। वो कोई भी आंसर, ऐसा जवाब नहीं दे पाया जहां उसने पर्सनली ये फील करा हो कि ये जो न्यूज़ मैंने देखी है, ये जो मैंने प्रोग्राम देखा है, ये प्रोग्राम की से लगता है कि बायस्ड है।
क्योंकि उसका ये ओपिनियन खुद का नहीं था, उसने कहीं पढ़ा था या सुना था। फिर मैंने आगे उससे कहा कि अगर मान लीजिए हो सकता है आपने कहीं देखा भी हो, एक प्रोग्राम देखा हो या किसी एक चैनल पे कुछ प्रोग्राम्स देखे हो जहां से आपको लगता हो कि बायस्ड है, हाउ कैन यू से दैट होल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बायस्ड। सो इस तरह के जो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स हैं इनसे आपको बचना चाहिए। आपका जो भी जवाब हो वो फैक्ट बेस्ड होना चाहिए और आपके एक्सपीरियंस पे बेस्ड होना चाहिए और उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए, लॉजिक होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए। तो व्यूज और ओपिनियन जो आप देंगे वो इस बेसिस पे देंगे और आपका जो भी व्यूज और ओपिनियन है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, एम्पैथी का उसमें कंपोनेंट होना चाहिए, वीकर सेक्शंस के वेलफेयर होना चाहिए, जनरल पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, इन जनरल बैलेंस्ड, फैक्ट बेस्ड और होलिस्टिक होना चाहिए। बिहेवियर एटीट्यूड, द नेक्स्ट थिंग दे गोना चेक इज आपका बिहेवियर और आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड बनता है आपके वैल्यू सिस्टम से। आप वैल्यू सिस्टम की वजह से आप कुछ चीज़ों को बहुत ही मानते हैं जो आपके डियर होती हैं और वो आपके एटीट्यूड बनाते हैं। एटीट्यूड और बिहेवियर का मतलब है क्या आप एग्रेशन आप में किस लेवल का है, क्या आप बायस्ड आदमी हैं, व्यक्ति हैं, क्या आप बैलेंस्ड व्यक्ति हैं, क्या आप में कंसिस्टेंसी है आपके बिहेवियर में, क्या आप लॉजिकल हैं, क्या आप रेशनल हैं, क्या आप ऑब्जेक्टिव हैं या नहीं हैं। इस तरह का जो ये आपके बिहेवियर पैटर्न से पता लगता है। मान लीजिए आप जवाब दे रहे हैं और आपने पहले मेंबर को जो जवाब दिया उसमें आप कह रहे हैं कि एक्स पॉइंट सही है, वाई गलत है। थर्ड मेंबर को आप जवाब दे रहे हैं, वहां आप कह रहे हैं वाई सही है, एक्स गलत है। ये इनकंसिस्टेंसी है। हाँ, आप इंटरव्यू के दौरान अपना जवाब चेंज कर सकते हैं अगर बातचीत के दौरान कुछ ऐसे फैक्ट्स आपके सामने आए जो पहले आपको पता नहीं थे, देन यू कैन चेंज योर व्यू पॉइंट कि यस सर, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दीज फैक्ट्स, इन द बेसिस ऑफ दीज फैक्ट, इन द लाइट ऑफ दीज फैक्ट्स, नाउ आई वांट टू से दैट माय अर्लियर ओपिनियन हेल्ड बाय मी या अर्लियर व्यूज टेकन बाय मी वर रॉन्ग एंड आई थिंक दैट नाउ आई नीड टू चेंज माय व्यूज ऑन दिस टॉपिक सिंस नाउ द न्यू नॉलेज हैज कम टू माय नोटिस। इस तरह के आप व्यू पॉइंट इस तरह से अपनी बात रखेंगे तो दे विल अप्रिशिएट। आपका बिहेवियर और एटीट्यूड आपकी बातों से झलकता है। आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर जब बात करते हैं तो इससे पता लगता है कि आप बैलेंस्ड अप्रोच रख रहे हैं, आप रेशनल लॉजिकल है या नहीं है, आपका एटीट्यूड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को लेकर किस तरीके से। कुछ लोग इंटरव्यू में बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं जब उनकी बात को, मान लीजिए यू पुट अक्रॉस योर व्यू पॉइंट, दे हैव काउंटर्ड योर व्यू पॉइंट, उन्होंने कुछ अलग बात बोली और कुछ फैक्ट्स रखे जो आपकी फैक्ट्स से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका व्यू पॉइंट आपके व्यू पॉइंट से अलग है पर ज्यादा सही लग रहा है। नाउ यू डोंट हैव एनी पॉइंट टू प्रूव योर पॉइंट्स करेक्ट। आपके पास फैक्ट्स नहीं और आपको लगने लगा कि नहीं मेरी बात तो गलत है। कुछ ऐसी सिचुएशन में कुछ कैंडिडेट्स एग्रेसिव हो जाते हैं जो कि सही एटीट्यूड नहीं है, सही बिहेवियर नहीं है एक सिविल सर्वेंट का। These kind of attitude, these kind of behaviors are not good for a future civil servant, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो व्यूज हैं, ओपिनियन है, वो आपको मिडवे चेंज करने पड़े ऑन द बेसिस ऑफ लाइट ऑफ न्यू फैक्ट्स। कोई सर्वे हुआ हो, कुछ बात आपको पता लगी हो। और वैसे भी आपको बैलेंस्ड अप्रोच वाले व्यक्ति ही सिविल सर्विस में चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर चीज को लेके बायस्ड रखते हैं, हाउ मच हार्मफुल दे कैन बी फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी एज ए होल। आप सोचिए, तो जब वो जो मेंबर्स हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति सेलेक्ट हो जाए जो कि बायस्ड रखता हो, एग्रेसिव हो या फिर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता हो। बीइंग ए सिविल सर्वेंट आप ऐसी कई जगह पे रहेंगे जहां अगर आप मान लीजिए फॉरेन सर्विस में है तो हो सकता है बहुत प्रेशर पॉइंट्स हो जहां आपको फॉरेन कंट्रीज के साथ कोई डील साइन करनी हो, पॉलिसी इनिशिएटिव लेना हो, जहां पे आपको अपने गवर्नमेंट का, अपनी कंट्री का व्यू पॉइंट रखना हो और आप प्रेशर अगर नहीं ले पाएंगे तो यू कांट टेक ए स्टैंड फॉर द बेटरमेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कंट्री। इसी तरह से आप अगर सिविल सर्विस में इंडिया में सर्व कर रहे हैं तो कोई सिचुएशन ऐसी आएंगी जहां आप पे इमेंस प्रेशर होगा, इमेंस प्रेशर टू डिलीवर। इफ यू कांट विद स्टैंड दैट प्रेशर तो आप वहां पे बाउंड टू take wrong decisions which can be harmful for the country and the people as in general। तो अगर आप इंटरव्यू बोर्ड में 5 मेंबर बोर्ड के सामने ही अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे तो they will think that in future when these type of situations arrive you will not able to take a good decision। तो आपका बिहेवियर और एटीट्यूड काम होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए और साथ ही बायसनेस उसमें नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी रेशनल, यू शुड बी लॉजिकल। अब कई बार मैंने इंटरव्यू में देखा लोग व्हेन अपने आप को डिफाइन करते हैं तो रेशनल और ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, बट इफ यू आस्क देम दैट प्लीज डिफाइन, यू आर सेइंग दैट यू आर ऑब्जेक्टिव पर्सन एंड यू आर ए रेशनल पर्सन।
आर बोथ आर सेम और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्रेट्स विच यू हैव हाईलाइटेड, तो फंस जाते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, इंटरव्यू में एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकल रहा है, एवरी वर्ड विच इज कमिंग आउट ऑफ योर माउथ शुड हैव सम मीनिंग, और जो मीनिंग है वो आपको पता भी होना चाहिए। If you are saying you are a rational person, you should know why you are a rational person, what is the mean by rational person, give an example which is proving that you are a rational person. If you are saying you are an objective person, give an example where you have shown this trait. If you are saying I am an honest person, if you are saying I am a good listener, if you are saying I am a good team player, एक एग्जाम्पल देके आपको बताता हूं। इंटरव्यू में मुझसे कोई बात चल रही थी, मुझसे पूछा गया, तो एजुकेशन सेक्टर पे कुछ बात चल रही थी, तो मैंने एक लाइन बोली कि वी हैव प्रोड्यूस्ड वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स इन हायर एजुकेशन। द नेक्स्ट मेंबर आस्क मी दैट यू आर सेइंग दैट वी हैव क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स, बट जो वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग हर साल आती है उसमें हमारे इंस्टीट्यूट्स टॉप में नहीं आते हैं। व्हाई इज दिस सो? आप तो कह रहे हैं कि हैं, तो उसमें क्यों नहीं आते हैं? अब अगर मान लीजिए ये बात मैंने ही कही थी, तो आई शुड नो, आई शुड एबल टू डिफेंड माई पॉइंट, आई शुड एबल टू प्रूव कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो मैंने कहा कि सर जो वर्ल्ड क्लास रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स की रैंकिंग आती है उसके ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स में ये फ्लो है, इन पैरामीटर्स की वजह से हम हिस्टोरिकली लैग कर जाते हैं कुछ पॉइंट्स पे। अगर ये पैरामीटर्स हटा दिए जाएं जिसमें हिस्टोरिकल लैगिंग है, और अगर ब्रॉड बेस्ड पैरामीटर में ये पैरामीटर लाएं, तो हमारे इंस्टीट्यूट क्यों वर्ल्ड क्लास हैं, ये पॉइंट्स की वजह से वर्ल्ड क्लास हैं, ये मैंने बताया। एंड दे अप्रिशिएटेड माई ऑनेस्टी एंड दे अप्रिशिएटेड माई व्यू पॉइंट, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं उसको बैकअप करने के लिए मेरे को, इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूं। अगर मान लीजिए वो पूछते और मेरे पास जवाब नहीं होता, तो इसका मतलब आई जस्ट गेव, उनके फिर मुझे क्या लगता कि आई जस्ट गेव ए स्टेटमेंट दैट योर इंस्टीट्यूट्स आर वर्ल्ड क्लास, बट व्हेन काउंटर्ड माई आर्ग्यूमेंट वॉज काउंटर्ड बाय देम, मैं जवाब नहीं दे पाया। इसका मतलब कि मैंने बात बोली पर मेरे को खुद ही अपनी बात का बेसिस नहीं पता। इट गिव्स अ रॉन्ग इंप्रेशन। तो बिहेवियर और एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का होना चाहिए। यू शुड हैव ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, पॉजिटिव अप्रोच, नेगेटिव अप्रोच नहीं होना चाहिए। बिहेवियर कैसा हो वो देखते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपका जो पूरा इंटरव्यू चलेगा, आपको अब ये भी ध्यान रखना है कि मेरे वर्ड से और मेरे फिजिकल एक्शन से, मेरे बिहेवियर की कोई भी ऐसी बात, नेगेटिव बात ना लगे जो नहीं होनी चाहिए। आई शुड कम अक्रॉस एज ए पॉजिटिव पर्सन। वैल्यूज, दे आल्सो चेक व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज एज ए पर्सन यू हैव। वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज आर दो सेट ऑफ इमोशंस, या जो आपको डिसीजन लेने पे, आप जो भी डिसीजन लेते हैं, समथिंग विच इज वेरी डियर टू यू आर योर वैल्यूज। सम एक्सपेक्ट, सम एट्रीब्यूट्स विच आर वेरी डियर टू यू आर योर वैल्यूज। किसी को ऑनेस्टी पसंद है तो ऑनेस्टी उसकी वैल्यू है, जिसको बहुत, और जो आपके वैल्यूज बहुत डियर होंगे वही आपके डिसीजन मेकिंग में, वैल्यूज ही आपको ड्राइव करते हैं अपने किसी भी डिसीजन में, आपकी लाइफ में। अगर आपकी वैल्यूज सही हैं तो आप सही ड्राइव पे जाएंगे। मान लीजिए अगर किसी की वैल्यू है ऑनेस्टी, देन ऑनेस्टी विल ऑलवेज मोटिवेट दिस पर्सन टू डू ऑनेस्ट वर्क। अगर किसी की वैल्यू है करेज, तो वो हमेशा अपने डिसीजन में करेज को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देगा। जो लोग करेज शो करेंगे उनको अप्रिशिएट करेगा। आपकी वैल्यू है मान लीजिए डिसवैल्यू, डिसवैल्यू आपकी है कि आप ऑनेस्ट नहीं हैं, डिसऑनेस्ट, करप्ट हैं, तो आपका जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो आपके जो करप्ट वैल्यू, डिसवैल्यू आपके पास है, ये उसको डोमिनेट करेंगे, आपके डिसीजन को वैल्यू डोमिनेट करेगा। तो वो चाहते हैं, वो देखते हैं आपके आंसर से, आपकी कंसिस्टेंसी के, आपकी वैल्यू क्या है, आपको क्या ड्राइव करता है। इफ दे आस्क यू कि आपने ये डिसीजन अपनी लाइफ में लिया, आपके डीएफ से दिख रहा है, व्हाई यू हैव टेकन सच ए डिसीजन, वो डिसीजन क्यों लिया गया होगा, क्योंकि यू हैव सर्टेन वैल्यूज इनकलकेट आपके अंदर है, आपके जो आपका कैरेक्टर है उसमें वो वैल्यू इनकलकेट हो चुकी हैं, आपकी वैल्यूज आपके अंदर हैं। आपकी वैल्यूज शो होती हैं आपके बिहेवियर से, आपके एक्शन से, आपके डिसीजन मेकिंग के तरीके से। तो आपका डिसीजन मेकिंग का तरीका, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो बात बोल दी कि सर मैंने ये काम इसलिए किया, पर वो आपकी वैल्यूज को शो करता है। तो if you have right kind of values, it will be reflected in your actions and decisions. If you have wrong kinds of values, disvalues, तो वो भी आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करेंगी।
तो ये भी एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो कि बोर्ड देखता है। तो आपके एक्शन शुड नॉट शो दैट यू हैव रॉन्ग काइंड्स ऑफ वैल्यूज, यू शुड ऑलवेज हैव सच ए माइंडसेट, यू शुड ऑलवेज हैव सच ए डिसीजन, यू शुड ऑलवेज हैव सच थिंग्स विच मोटिवेट्स यू टू डू गुड थिंग्स। आपको सही तरीके से ड्राइव करने के लिए सही वैल्यूज होना बहुत जरूरी है, ये एक दिन में नहीं आती हैं। इसीलिए पर जो 1-2 साल की जो आपकी तैयारी है, इफ यू हैव गिवन जो थॉट, आपने उसको अच्छे से पढ़ा हो, आप अगर सही तरीके से सर्विस में आना चाहते हो, अगर आपकी वैल्यूज सही होंगी, वो आपसे अगर पूछेंगे सर्विस में क्यों आना चाहते हो, आप ऑनेस्ट आंसर अगर देंगे तो उससे उन्हें पता लग जाएगा कि व्हाट इज ड्राइविंग यू टू कम इन द सर्विस, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड योर डिसीजन टू कम इन द सिविल सर्विस, सर्व एज ए सिविल सर्वेंट। आपका ड्राइविंग फोर्स क्या है, आपके ड्राइविंग फोर्स से ही पता लगेगा व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज यू हैव। इमोशनल पैटर्न बहुत जरूरी है। एक सिविल सर्वेंट जो कि अलग अलग एनवायरनमेंट में काम करता है, उसका इमोशनल बैलेंस किस तरीके का है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, इमोशनल कोशेंट क्या है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस कि आप खुद के इमोशंस को समझें, उनको मैनेज करें। इमोशंस हो सकता है आप कहीं बहुत दुखी हो, आपको कहीं गुस्सा है, बट यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस। आप खुद के इमोशन को समझें, खुद के इमोशन को मैनेज करें। साथ ही जो व्यक्ति आपके सामने है या जो लोग आपके सामने हैं, जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में है, आपके साथ काम कर रहे हैं, यू आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड देयर इमोशंस एंड यू आल्सो हैव टू टेक डिसीजन इन अ सच ए वे कि आप उनके इमोशन को समझें, खुद के इमोशन को समझें और इस तरीके से अपने डिसीजन को करें कि इमोशन को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके, सिचुएशन खराब ना हो, फ्लेयर अप ना हो और अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा डिसीजन आप ले सकें। अगर आप इमोशनल होके कोई डिसीजन लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि वो इमोशन गलत हो, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं होंगे, वो रेशनल नहीं होंगे, वो फैक्ट पे बेस्ड नहीं होंगे, वो हो जाएंगे बायस्ड, सब्जेक्टिव हो जाएंगे, सब्जेक्टिव टू योर इमोशनल कोशेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, सब्जेक्ट टू द इमोशनल पोजीशन ऑफ यू एट दैट पर्टिकुलर टाइम। बट अगर आप ऑब्जेक्टिव होंगे, आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे होंगे। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है इमोशनल लेस हो जाए, इमोशन तो सबके अंदर रहेंगे। ए पर्सन कांट बी विदाउट इमोशन, बट वन शुड, इंटेलिजेंट पर्सन शुड नो हाउ टू मैनेज द इमोशंस। ठीक है, तो इमोशनल पैटर्न्स कैसे पता लगता है? मान लीजिए बातों बातों में उनको पता लग गया समथिंग इज वेरी डियर टू यू, तो वो चेक करेंगे कि कितना डियर है, इमोशनल में आप किस तरीके से आ सकते हैं। मुझे एक पैटर्न, एक इंटरव्यू याद आ रहा है। एक बहुत ही अच्छे कैंडिडेट थे, रूरल बैकग्राउंड से थे। बातचीत करते करते, अपने रूरल बैकग्राउंड के दिनों को याद करते करते उनको आंसू आ गए और वो जवाब देने की स्थिति में नहीं रहे। तो इस तरह का जो, इसको कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे कि कितना ऑनेस्ट था, कितना इमोशनल था, पर इस तरह की चीजें कई बार नेगेटिव इंपैक्ट भी डालती हैं। इफ समथिंग इज सो डियर टू यू कि आप अपने इमोशन ऐसे इन्वायरमेंट में कंट्रोल नहीं कर पाए, सो ये शो करता है कि आपका इमोशनल कोशेंट अभी इतना मैच्योर नहीं है, आपका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना मैच्योर नहीं है। यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशन इन सच ए वे दैट इट शुड नॉट इफेक्ट योर डिसीजन मेकिंग। इमोशनल पैटर्न बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड हॉबीज। डीएफ में आप लिखते हैं इंटरेस्ट एंड हॉबीज। कभी सोचा है क्यों? इंटरेस्ट एंड हॉबीज वो हैं, हॉबीज आर वो हैं जिनको आप पैशनेटली फॉलो करते हैं। समथिंग जिसको आप पैशनेटली फॉलो करते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है, नहीं मिलता है तो आप उसके लिए टाइम निकालते हैं। ये शो करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू है। अगर आप टीम गेम खेलते हैं तो क्या आप टीम के साथ काम कर सकते हैं? इसका मतलब आपने कोई लीडरशिप रोल रखा है या लीडरशिप कोई रोल प्ले करा है, तो इसका मतलब आप में लीडरशिप क्वालिटी कितनी है ये पता लगता है। आप मान लीजिए आप पेंटिंग करते हैं, आप कुकिंग करते हैं, तो इससे पता लगता है आपकी क्रिएटिव पर्सनालिटी के बारे में। आप मान लीजिए कोई ऐसे गेम खेलते हैं जो माउंटेनियरिंग करते हैं, तो पता लगता है कि आप में एथलेटिक बिल्ड है, एथलेटिक आपका इंक्लिनेशन है। या फिर आप कोई ऐसा गेम, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं जो कि थोड़ी रिस्की है, तो पता लगता है आप रिस्क टेकर हैं। आप बेंजी जंपिंग करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं कि रिस्क टेकिंग एबिलिटी आप में है। देन दे विल आस्क यू क्वेश्चन ऑन योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। इससे पता लगता है, कई लोग झूठी हॉबी लिख देते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। मान इंटरेस्ट और हॉबी, क्योंकि जनरली आप किसी के कहने पे डेवलप नहीं करते हैं, वो आपके अंदर खुद डेवलप होते हैं, आपकी पर्सनालिटी का वो पार्ट होते हैं।
आपको पता नहीं है पर इंटरेस्ट एंड हॉबी आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। आपको पढ़ना पसंद है तो आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं वो भी एक आपके बारे में बात बताते हैं। आप गेम खेलते हैं तो किस तरह के गेम खेलते हैं वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। तो जो वो पीछे बातें हमने करी हैं वो आपकी एक पर्सनालिटी बता रहे हैं, ये आपकी पर्सनालिटी बता रहे हैं। कितनी कंसिस्टेंसी आपके आंसर्स में है, जो आप डीएफ में लिख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आपके एक्शन में है, कंसिस्टेंसी कितनी है, कितना वेल राउंडेड आपकी पर्सनालिटी है, उसमें क्या बातें हैं क्या नहीं है, ये सब का जानने का एक तरीका भी इंटरेस्ट और हॉबीज पे बात करना है। जैसे कि मेरी इंटरेस्ट और हॉबीज में मैंने मूवीज के बारे में लिखा था, तो कई सवाल मेरे इंटरव्यू में मेरे इस हॉबी के ऊपर थे, वो समझने का उन्होंने प्रयास किया। व्हाट काइंड ऑफ मूवीज आर आई एम वॉचिंग, व्हाई ओनली दिस डेट पर्टिकुलर काइंड ऑफ मूवी आई एम वॉचिंग, अगर उसमें मैंने वॉच किया है तो मेरा उसमें पर्सपेक्टिव क्या है, मूवीज को लेके जो सोसाइटी में मूवीज का क्या इंपैक्ट है उसको लेके मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, व्हाट काइंड ऑफ मूवीज आर गोइंग ऑन अराउंड पीपल आर मेकिंग। अगर अभी की कुछ फेवरेट मूवीज पूछी गई तो उस फेवरेट मूवी में फिर कुछ सवाल पूछे कि उसमें मेरे को फेवरेट क्यों लगी, उन्होंने वो मूवी देखी भी हुई थी तो उसके बारे में उनका सवाल था कि आपको क्या लगता है डायरेक्टर को ये काम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज दैट मूवी इज गोइंग टू गिव। एंड बिलीव मी, व्हेन आई गिव माय आंसर्स दे वर फुली सेटिस्फाइड एंड दे अंडरस्टूड दैट मैंने जो हॉबीज और इंटरेस्ट लिखा है वो सही में मेरी हॉबी और इंटरेस्ट है। एंड उनको भी बहुत अच्छा लगा और उनको लगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूं, और दे रियली अप्रिशिएटेड माय व्यू पॉइंट्स अबाउट सम ऑफ द मूवीज। सो आपके जो इंटरेस्ट एंड हॉबीज है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जाए तो आप ये नहीं, मतलब आप यू शुड नॉट बी लाइक दैट कि ये क्या पूछ दिया, क्योंकि वो तो आपकी इंटरेस्ट एंड हॉबीज हैं। मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, उसने अपनी इंटरेस्ट और हॉबी बताई कि मेरी इंटरेस्ट और हॉबी है कि मेरे को मोन्यूमेंट्स, एंशियंट मोन्यूमेंट्स देखना बहुत पसंद है और मैं हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स देखना बहुत पसंद करता हूँ। वो बच्चा 10-12 साल से दिल्ली में ही रह रहा था, तो मैंने पूछा कि आपको दिल्ली के मोन्यूमेंट्स पसंद है, उसने कहा मुझे दिल्ली के मोन्यूमेंट्स बहुत पसंद है। उसकी हॉबी है, उसका इंटरेस्ट है। अगला सवाल मैंने पूछा कि दिल्ली में आपका फेवरेट मोन्यूमेंट बताओ, वो चुप हो गया, जवाब नहीं दे पाया। मुझे लगा घबरा गया होगा। मैंने अगला सवाल पूछा, चलिए ये बता दीजिए कि आप दिल्ली में कौन कौन से मोन्यूमेंट्स घूमे, वो फिर चुप हो गया। मैंने अगला सवाल पूछा कि चलिए ये सब छोड़िए कहाँ घूमे, ये बता दीजिए कि दिल्ली में हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। वो कुतुब मीनार के अलावा कोई जवाब नहीं दे पाया। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो प्रेशर में आ गया, पर उसके पहले जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें तो प्रेशर में नहीं था। दूसरा कारण यह कि उसने इंटरेस्ट और हॉबी गलत लिख दी, झूठ बोल दिया। उसके आंसर, उसके इंटरेस्ट और हॉबी जो उसने लिखे हैं उससे मैच नहीं कर रहे थे। इसके पहले जो हमने देखा बिहेवियर और वैल्यूज, इसका मतलब डिसऑनेस्टी इज ए पार्ट ऑफ हिज वैल्यूज। डिसऑनेस्टी उसने शो करी अपने इंटरव्यू में। नॉट एन अप्रिशिएटिव पॉइंट, नॉट एन अप्रिशिएटिव वैल्यू, जिसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा। तो इंटरेस्ट एंड हॉबी और आपके बारे में बात करना, दे वांट टू टॉक अबाउट दोज थिंग जिसमें आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल होंगे आपके गार्ड्स लोअर हो जाएंगे तो आप अपनी ट्रू पर्सनालिटी दिखाओगे। और एक बात मानिए, वो आपको वहां पे सेलेक्ट करने के लिए ही बैठे हैं। वो नहीं चाहते कि हम लोगों को वहां पे निकालें, वो चाहते हैं हम सेलेक्ट करें, पर आप उनको इस तरह की फील तो दीजिए, वहां आप उनसे इस तरह बात तो कीजिए, आप उनको अपना पर्सनालिटी तो दिखाइए कि सर यस आई एम ए फ्यूचर सिविल सर्वेंट, द पर्सन हु हैज वॉक्ड इन दिस रूम इज ए फ्यूचर सिविल सर्वेंट, आई एम रेडी टू टेक द जॉब, प्लीज सेलेक्ट मी, सी माई पर्सनैलिटी, आई हैव ए वेल राउंडेड पर्सनैलिटी। ये आपके जवाबों में, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके व्यू पॉइंट्स में नजर तो आना चाहिए। अगर आप इस तरह के ब्लेंडर करेंगे जो मैंने बताया तो फिर उनके पास कोई चारा नहीं है आपको कम नंबर देने के अलावा। यू हैव टू गिव देम इनफ रीजंस टू गिव यू गुड नंबर्स, एंड बिलीव मी दे आर देयर टू गिव यू गुड नंबर्स, दे वांट टू गिव यू गुड नंबर्स, दे वांट टू टेक इंटरेस्ट इन योर पर्सनैलिटी, बट शो दीज ट्रेट्स। एबिलिटीज, द नेक्स्ट एंड लास्ट थिंग विच दे चेक इज एबिलिटीज। आपकी एबिलिटीज कैसे शो होंगी? आपकी एबिलिटीज शो होंगी आपके जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है उससे, आपने जो लीडरशिप पोजीशन कभी हेल्ड करी है उससे, आपने कभी जॉब करी है उससे, और आपने जो फील्ड में आपने अपनी फील्ड और इंटरेस्ट बताए हैं उसमें आपके जवाबों से, आपके व्यू पॉइंट से आपकी एबिलिटीज इस तरीके से जज होगी। और यू शुड कम अक्रॉस एज ए वेरी एबल पर्सन जो कि चैलेंज लेने के लिए तैयार है, जो कि सिविल सर्विसेज उसको थ्रो करेगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और हर बार पूछा जाता है और बच्चे तैयार भी करते हैं कि व्हाट आर योर मोटिवेशंस, व्हाट आर द फैक्टर्स जिसकी वजह से आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं।
ये जवाब जब मैं कई लोगों से पूछता हूँ तो उनको पता नहीं होता है, उसका जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं दे पाते हैं, या फिर उन्होंने जो प्रेफरेंस भरी है सर्विस की क्यों भरी है उसका जवाब उन्हें नहीं दे पाते हैं। देखिए, जवाब कितना भी सिंपल हो पर जवाब आपका खुद का होना चाहिए। आपका मोटिवेशन आपका खुद का होना चाहिए, उधार का मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। आपके जवाब से लगना चाहिए आप क्यों आना चाहते हैं। जो आपका, हमने वैल्यू सिस्टम में भी बात करी थी, वैल्यू सिस्टम आपको ड्राइव करता है, तो आपका जवाब से पता लगने चाहिए कि क्या ड्राइव कर रहा है, वो आपकी वैल्यूज को भी बताता है। तो इन सब बातों में कुछ बातें जो वापस मैं एक बार रिपीट करना चाहता हूं, आपका डीएफ में जो एक एक शब्द है उसको अच्छे से पढ़िए। एक डीएफ में मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक व्यक्ति ने जो कॉलेज करा था, उस कॉलेज के नाम में डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का नाम पे वो कॉलेज था। मैंने उसने डीएफ में उसमें लिख रखा था, मैंने उनसे बाबा राव अंबेडकर के बारे में कुछ सवाल पूछे कि उनके पास क्या डिग्रीज थी, उसको नहीं पता था। ये अच्छा इंप्रेशन नहीं देता है, क्योंकि एक गुड कैंडिडेट शुड बी अवेयर कैंडिडेट। उसको अपने सराउंडिंग की अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए मेरे आसपास क्या हो रहा है, एंड ही और शी शुड हैव ए क्यूरियस माइंड। लर्निंग एबिलिटी, लर्निंग प्रोसेस में उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। यही तो दिखाता है। आप जब तक आप में सीखने की क्षमता होगी, यू कैन इंप्रूव योरसेल्फ। आप में वो क्षमता, आप में जिस एबिलिटी, आपकी इच्छा जिस दिन खत्म हो गई, आप इंप्रूव नहीं कर सकते। दे डोंट वांट ए पर्सन हु इज नॉट रेडी टू लर्न, नॉट एबल टू इंप्रूव विद ईच पासिंग डे। तो आपका डीएफ बहुत जरूरी है। सेकंड, जो आप रिप्लाई वहां दे रहे हैं, दे शुड बी वेल बैलेंस्ड एंड रिप्लाईज जिसमें आपकी मैच्योरिटी दिखे। आपके सवाल से ही आपका अगला, आपके जवाब से ही आपका अगला सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो वो जवाब दीजिए जिनसे अगला सवाल वो आए जिसके बारे में आप कॉन्फिडेंट हों। वो जवाब मत दीजिए जिससे आपके ऐसे सवाल आ जाएं जो आप डिफेंड ना कर पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप नपे तुले शब्दों में अपनी बात को रखें। जो आप कहना चाहते हैं उसको बहुत ही सामान्य भाषा में नपे तुले शब्दों में कहें। उन शब्दों में कहें जिन शब्दों का अर्थ आपको पता हो, उन शब्दों में कहें जिन शब्दों का भाव आपको पता हो, और उस व्यू पॉइंट में दें कि वो व्यू पॉइंट आपके, जिसको आप डिफेंड कर सकें फैक्ट के बेसिस पे। इसके अलावा ऑलवेज मेंटेन गुड इमोशंस। गुड इमोशंस मतलब बैड इमोशंस क्या होते हैं? एंगर है, आप शाई हो सकते हैं वहां पे, ये इमोशन नहीं है। फियर है, बैड इमोशन। एंगर है, फियर है, ये बैड इमोशंस हैं, ये नहीं रखने हैं। गुड इमोशंस रखने हैं। हमेशा बैलेंस रखना है इमोशंस में। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब की बात आई तो आप बहुत इमोशन हो गए, कोई अमीर की बात आई आप बहुत गुस्सा हो गए। इमोशंस हमेशा वेल बैलेंस रखने हैं। एक इसमें अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इस डाउट को भी लिख सकते हैं। ये हमने बहुत ही प्राइमरी लेवल पे बताने की कोशिश करी है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है और आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। ये एक तरीका है जो एक दिन में डेवलप नहीं होगा। आप आज से ही अपने आसपास जब बातें करें तो इन बातों को ध्यान रखें कि मैं जो भी बात बोल रहा हूं उसका मतलब क्या हो सकता है, तो उसको क्या बातें ध्यान रख के मुझे बातें करनी है, आप इसका ध्यान रखिए। तो इस सेशन के लिए आज इतना ही। अगर आपके कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट आप लिख सकते हैं, उनका आप जवाब, अगर हमें लगेगा कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी क्लियर नहीं है तो हम एक और इसमें लेक्चर बनाएंगे। पर इन बातों का ध्यान रख के, मैंने हाई मार्क्स अचीव करे हैं, मेरे कई दोस्तों ने हाई मार्क्स अचीव करे हैं, और कई कैंडिडेट्स ने इन बातों को अपने जीवन में उतार के, अपनी प्रिपरेशन में उतार के हाई मार्क्स अचीव करे हैं। इट्स ए ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला। प्लीज मेक इट ए हैबिट। जब भी आप जो मैंने बातें बताई हैं अपनी पर्सनालिटी में और अपने आंसर देने के तरीके में, अपनी बातचीत के तरीके में इनको इनकलकेट करें। यू विल गेट ए वेरी गुड मार्क्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यूज एंड बी हैप्पी, बी सेफ।